तो नमस्कार दोस्तों। 1.2 अरब से अधिक पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम कह सकते हैं कि इंडिया लास्ट डिकेड में वर्ल्ड की इकोनॉमी से जुड़ा है और साथ ही इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है। और यह देखा जा सकता है कि इंडिया अब एक वर्ल्ड प्लेयर के रूप में उभरा है। और इंडिया में रहने वाली पॉपुलेशन यह अच्छी तरह से जानती है कि 2000 के डिकेड के बाद इंडिया ने एक्सट्रीम पुअर्टी को कम करने में रिमार्केबल प्रोग्रेस करी है। और देखा जाता है कि 2011 से 2015 के बीच अबाउट 90 लाख से अधिक लोगों को एक्सट्रीम पुअर्टी से बाहर निकाला गया है। और भारत की इस ग्रोथ को देखते हुए साल 2022 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आती है कि बीते 15 साल में इंडिया में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। मतलब कि ग्लोबल पुअर्टी इंडेक्स में इंडिया की सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो गई है। और जहां से यूनाइटेड नेशन पुअर्टी इराडिकेशन में इंडिया के एफर्ट्स की सराहना करता है और इंडिया ने अपनी सिचुएशन में सुधार कर नई उपलब्धि हासिल करी है। वो यूनाइटेड नेशन कहता है कि यह इंडिया के लिए एक हिस्टोरिकल चेंज है। लेकिन बात यह है कि देश में अभी भी 23 करोड़ के अबाउट लोग गरीबी में जी रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत तो बेहद खराब है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि इंडिया के लिए साल 2020 के पॉपुलेशन डाटा के बेस पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग इंडिया में 22.8 करोड़ हैं और इसके बाद नाइजीरिया लगभग 96.7 मिलियन है। और यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक होल वर्ल्ड में 59 करोड़ ऐसे गरीब हैं जो बिजली और भोजन के लिए ईंधन तक नहीं जुटा पाते। और 40% पुअर यानी 43 करोड़ लोगों के पास पीने का प्योर वाटर तक उपलब्ध नहीं है। और अबाउट 37 करोड़ लोग हाउसिंग, न्यूट्रिशन, फ्यूल की कमी से स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। और बात रही इंडिया की, तो कंट्री के कुछ स्टेट्स में देखा जाता है कि गरीबों की संख्या में कमी आई है। जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट इसमें शामिल हैं। सबसे तेज कमी तो 2015-2016 के टाइम पे बिहार में देखी जाती है, जहां 2005-6 के बीच में मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स 77.4% रहता है। वहीं 2015-16 के बीच में गिरकर 52.4% में आ जाता है। और पुअर्टी इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट इंडिया की जर्नी ऑफ डेवलपमेंट को इंडिकेटिंग करता है। लेकिन साल 2021 में अच्छी तरह से तैयार करी गई फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के समर्थन के बावजूद कोविड-19 एपिडेमिक के कारण इंडिया की इकोनॉमी में 7.3% की कमी आती है। और डेडली सेकेंड वेव के बाद साल 2022 में ग्रोथ रेट 7.5 से 12.5% के लिमिट्स के लोअर लेवल पर रहती है। लेकिन फिर भी इंडिया वर्ल्ड के सबसे तेजी से डेवलप्ड हो रही इकोनॉमीज में शुमार रखता है। और टीकाकरण की गति इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट का डिटर्मिनेशन करती है और एग्रीकल्चर और लेबर रिफॉर्म्स का सक्सेसफुल इम्प्लीमेशन मीडियम टर्म के विकास को बढ़ावा देता है। लेकिन परिवारों और कंपनियों की वीक बैलेंस शीट इसमें बाधित होती है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह कोविड-19 से प्रेरित इकोनॉमिक स्लोडाउन का गरीब और कमजोर परिवारों पर विशेष रूप से उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। और किस तरह इंडिया के लेबर फोर्स का लार्ज पार्ट्स को वर्क देने वाला इनफॉर्मल सेक्टर विशेष रूप से प्रभावित रहता है। और मोस्ट कंट्रीज की तरह एपिडेमिक ने यूथ, वुमन और एक्सपेट्रिएट्स जैसे पारंपरिक रूप से फॉरबिडन ग्रुप्स के लिए कमजोरियां बढ़ाई थी। लेकिन फिर भी कोविड-19 एपिडेमिक पर गवर्नमेंट की फीडबैक तीव्र और व्यापक रहती है। हेल्थ इमरजेंसी को रोकने के लिए नेशनल लॉकडाउन के बीच सबसे पुअर फैमिलीज और साथ ही साथ स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज पर असर के खत्म के लिए कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी पैकेज दिए जाते हैं। और पार्टिकल फॉर्म से इन सक्रिय उपायों की बदौलत इकोनॉमी साल 2022 में स्ट्रॉन्ग बेसिक इफेक्ट के साथ पटरी पर लौटती है और कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट लगभग 7% पर स्थिर रहती है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ग्रीन, फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के जरिए कंट्री और लोगों के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने की दृष्टि से पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टमेंट को मजबूत बनाने में मदद करके इस प्रयास में गवर्नमेंट के साथ सहयोग करता है।
अगर बात करें हम वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की इंडिया के साथ आज से नहीं बल्कि 7 डिकेड्स पुरानी पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग है। जैसे साल 1949 में इंडियन रेलवे के लिए सबसे पहले लोन के बाद से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के फाइनेंसिंग, एनालिटिकल वर्क और एडवाइजरी सर्विस ने कंट्री के विकास में योगदान दिया है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इंडिया में हरित और श्वेत रिवॉल्यूशन लाने और पोलियो, टीबी और एचआईवी से निपटने में उल्लेखनीय असर रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2018 में रिश्ते एक प्रमुख पड़ाव पर पहुंच गए, जब इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम वाली कंट्री बन गया और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के फाइनेंसिंग से बेनिफिटेड होता है। शायद आप जानते होंगे कि इंडिया के साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप का 2018 से 22 तक का वर्क कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क से डायरेक्टेड था। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क डिकेड्स से लंबी साझेदारी पर आधारित है और ग्रुप इंडिया के लिए सिस्टेमेटिक कंट्री क्लिनिकल में मार्क कंट्री की विकास संबंधी एस्पिरेशंस और प्रायोरिटी नीड्स की दिशा में वर्क करना चाहता है। लेकिन कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का दृष्टिकोण इन दो बातों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत को जोड़ता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वर्क क्या होगा और यह प्रक्रिया में इंडिया को कैसे जोड़ता है। अगर बात करें हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के वर्क की, तो जैसे रूरल, अर्बन, एनर्जी सेक्टर्स समेत रिसोर्सेज एफिशिएंट डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के साथ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और एयर पॉल्यूशन से निपटना और ईयरली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, रूरल वाटर सप्लाई और क्लीनलीनेस के जरिए मानव पूंजी में निवेश करना है। और बात रही वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंडिया में वह अपने वर्क के प्रभाव को कैसे बढ़ाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर को सुविधाएं देकर, इंडिया की फेडरल सिस्टम को काम में लाकर, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाकर वह यह चीज़ें कर सकता है। और एक चीज़ और कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन के लिए इंडिया सबसे बड़ी कस्टमर कंट्री है, जो इसके ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का 10% यानी $6.3 बिलियन है। साल 1958 में अपने पहले वर्क से अब तक इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन ने भारत में 500 से अधिक कंपनियों में $24 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है और इंडिया 4.01% हिस्सेदारी के साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन का एक छठा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। अगर हम आईएफसी को जानें, तो यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को प्रोत्साहित करने के लिए इन्वेस्टमेंट, एडवाइज और एसेट मैनेजमेंट जैसी सेवाएं प्रदान करता है। और यह वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन डिफरेंट एरियाज में एक साथ वर्क करते हैं, जिनमें एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड हेल्थ है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के फाइनेंसिंग ने पिछले कुछ ईयर में इंडिया के कई परिणामों की उपलब्धि में सहयोग किया है। कहा जा सकता है कि पिछले कुछ डिकेड्स में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा क्वालिटी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तक नेशनल रीच का स्केल बढ़ाया गया है। स्किल इंडिया मिशन ऑपरेशन और स्ट्राइव जैसी नेशनल प्रोजेक्ट के जरिए स्किल डेवलपमेंट के सपोर्ट ने शॉर्ट टर्म इनफॉर्मल और लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल स्किल सिस्टम को मजबूत किया है। और विश्व बैंक का इंडिया के हेल्थ एरिया के लिए सपोर्ट साल 1972 से शुरू हुआ था। और हम कह सकते हैं कि इंडिया की हेल्थ सिस्टम के डिस्प्ले में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी चुनौतियां बनी रहती हैं। जैसे कोविड-19 एपिडेमिक ने दिखाया कि भारत की हार्ड वर्क से प्राप्त हेल्थ और ह्यूमन कैपिटल रिजल्ट के लाभ बड़े कमज़ोर हैं और जिसके बारे में हम जानते ही हैं। लेकिन भारत की इन चीज़ों से प्रभावित होते हुए, जहां से विश्व बैंक अपने मेजर पब्लिकेशंस में कहता है कि चुनौतीपूर्ण एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बावजूद भारत की इकोनॉमी ने फ्लेक्सिबिलिटी का प्रदर्शन किया है। और इन सभी चीज़ों के बावजूद हमने देखा कि किस तरह इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड रिवॉल्यूशन आई है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से अनाज के एक्सपोर्ट पर निर्भर इंडिया एग्रीकल्चर के ग्लोबल पावर हाउस में बदल गया और आज के टाइम पे अनाज का एक शुद्ध एक्सपोर्टर है। तो ये कुछ बातें रहती हैं इंडिया के डेवलपमेंट की। तो होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।